नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो ये सीरीज चल रहा था जीएस का, उसमें आज हम राज व्यवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी पॉलिटी, जिसको पॉलिटी कहते हैं। इससे भी किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये पॉलिटी ऐसा है कि जिसमें कम से कम तो किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो या बिहार टीचर हो, अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, ये 10 से 15 क्वेश्चन इस पार्ट से आना ही आना है। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग भारत के राज व्यवस्था, भारत के संविधान और जो भी स्टेट, यानी कि बिहार है तो बिहार की जो राज व्यवस्था है, बिहार की जो सरकार की पद्धति है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, और चूंकि ये व्यवहारिक जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। कहने का मतलब संविधान का जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो इसमें मूलतः हम लोग संविधान के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और साथ ही साथ उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि राज व्यवस्था, जिसको पॉलिटी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, संविधान क्या है? संविधान तो एक दस्तावेज है, किसी भी नियम कानून का दस्तावेज है, जिसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, और वो एक सैद्धांतिक रूप है। कहने का मतलब कि वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, एक संविधान में एक दस्तावेज बनाया गया है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन होता है, वही राज व्यवस्था कहलाता है। तो ये इस पॉइंट से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसका इस सब्जेक्ट का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कभी कभी देखा जाता है कि बिहार पॉलिटी और पॉलिटी जो देश के, मतलब कंट्री के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, उन दोनों को मिला के 15 से 20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बट 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आना ही आना है। अगर बीपीएससी या पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से मिलना है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार इसमें अवधारणाएं क्लियर हो जाती है तो फिर इसमें क्वेश्चन की गलत होने की संभावनाएं बहुत कम जाती है। तो मित्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हम बेसिक, इसका जो संविधान क्या है, मतलब बेसिक जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक चीज है, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो एग्जाम का मोटो हो गया कि भाई इस एग्जाम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा संविधान के बारे में हर भारत के जो नागरिक है, उस हर नागरिक को संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहिए। संविधान की जानकारी रखने से ही उसको अपने जो संवैधानिक नागरिकता, जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि संविधान और राज व्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर होता है। तो संविधान, हम वही बोल रहे थे कि संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का दस्तावेज है, उन प्रावधानों का संग्रह कहिए, दस्तावेज कहिए, जो भी कहिए, एक किताब है जिसके आधार पर किसी भी देश का, मतलब कि उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसी के आधार पर किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है, शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सैद्धांतिक माना जाता है, यानी कि ये थियोरेटिकल पार्ट है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज आप किसी बुक, एक तरह से ये बुक ही है, एक किताब है, महाग्रंथ जिसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि किसी भी देश, मतलब इस संविधान का एक होलिस्टिक डिफिनेशन देखा जाए तो सीधा सा बात है कि किसी भी देश, कोई भी देश हो, अगर वहां संवैधानिक रूप से सरकारें चलती है, शासन चलती है, तो उसके लिए क्या है, एक संविधान का निर्माण किया गया है, और उसी संविधान के निर्माण में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, और उसी प्रावधान के अनुसार देश के शासन का संचालन किया जाता है। तो ये एक तरह से सैद्धांतिक पक्ष है, यानी कि सिद्धांत के रूप में उसमें चीजों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, तो इसी को संविधान कहा जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इसका इंग्लिश नेम होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज व्यवस्था, पॉलिटी, तो जब भी सिलेबस आप यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, कहीं भी देखिएगा तो हम लोग को राज व्यवस्था पढ़ना होता है। ठीक है, तो राज व्यवस्था में ही संविधान भी आ जाता है, क्योंकि राज व्यवस्था उसका क्या कहते हैं, अप्लाइड फॉर्म है। संविधान का ही एक अप्लाइड फॉर्म राज व्यवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि यह संविधान का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। ठीक है, मतलब कि अप्लाइड फॉर्म माना जाता है। इसमें क्या है कि जो संविधान को लागू करने के क्रम में संसद द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, कानून संसद क्या करती है, कानून बनाती है। उसके बाद न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं, कुछ कार्यपालिका होती है, विभिन्न संस्थाएं होती है, अस्तित्व में आते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से ये राज व्यवस्था, ये सब मिलकर कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है, न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, बहुत सारी और विभिन्न संस्थाएं जो अस्तित्व में आती है इन नियम कानून निर्णय को लागू करने के लिए, ये सामूहिक रूप से, यानी कि एकदम कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहलाते हैं, राज व्यवस्था कहलाते हैं। यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम में पूछने वाला है, बट ये चीज आपको जानना चाहिए कि पॉलिटी क्या होता है और राज व्यवस्था क्या होता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, यानी कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है और ये इसका व्यवहारात्मक पक्ष है। कहने का मतलब अप्लाइड फॉर्म है। ठीक,
है दोनों एक ही चीज, लेकिन चीजें जब सैद्धांतिक और व्यवहार रूप में थोड़ा सा अंतर हो जाता है तो वो चीजें बदल जाती है। संविधान में बहुत सारे, अब संविधान को हम किस रूप में, जैसे पॉलिटी तो पढ़ना ही है, पूरा पॉलिटी ही पढ़ना है, तो पॉलिटी में ही संविधान का भी हम लोग स्टडी करते जाएंगे। उसी के अनुरूप, मतलब संविधान के अनुरूप ही पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था जो हम लोग का निर्धारण किया गया है शासन के संचालन के लिए, जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है वो इसी के अंतर्गत होगा। तो हम लोग संविधान का स्टडी कैसे करते हैं? देखिए, संविधान का स्टडी करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, पहले संविधान लिखा कैसे गया है ये चीजें भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, संविधान, मान लीजिए संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान तो भाई पूरे, अगर एक बुक ले लिया जाए तो कहने का मतलब ये जो बुक है, ये पूरे बुक क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा, ठीक है। संविधान कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे, इसको भाई भाग में बांट दे। आप एक किताब देखे होंगे तो किताब में कुछ विषय सूची होती है, कुछ पीछे में इंडेक्स वगैरह होते हैं, कुछ शेड्यूल वगैरह होते हैं, ये सब चीज दिया जाता है। चैप्टर होता है, चैप्टर को सब चैप्टर में बांटा जाता है। उसी प्रकार संविधान को भी एक ग्रंथ मानिए, किताब मानिए, और उस किताब को पहले भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, पार्ट में बांट दिया गया है। ये बताएंगे कि कितना पार्ट है, सब कुछ डिटेल्स में, बस हम ये बताना, यहाँ मेरा बताने का उद्देश्य है कि संविधान को कैसे कैसे लिखा गया है। पार्ट जो है उसको फिर अध्याय, चैप्टर में बांट दिया गया है, जो भाग हैं उसको चैप्टर में बांट दिया गया है, चैप्टर को फिर आर्टिकल में बांट दिया गया है, आर्टिकल जो अनुच्छेद कहलाते हैं। अनुच्छेद में भी कुछ अनुच्छेद में क्लाउज होते हैं यानी कि प्रंतुक होते हैं, और कुछ उपप्रंतुक होते हैं। इस प्रकार संविधान का सिलसिलेवार ढंग से स्टडी किया जाता है। तो हम लोग को जनरली संविधान का भाग, संविधान तो देख लिए, संविधान का भाग, इसके अध्याय, चैप्टर, क्लाउज, सब क्लाउज के बारे में ध्यान देना है। सबसे ज्यादा हम लोग को आर्टिकल के बारे में ही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल वगैरह से ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से कोई भी बुक होता है तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। अब है कि यहाँ के बाद संविधान कैसे लिखा गया है वो बता दिया गया है, क्रोनोलॉजी कैसे है, इस टाइप से है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है अनुसूची। ये सब के बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे कि भाग टोटल संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने थे, अब कितने हैं, ये सब और जितने भी हैं सब डिटेल्स में बात होगी। बस ये बेसिक चीज है, इन बेसिक चीजों को आपको जानना है, ठीक, ताकि सब्जेक्ट को पढ़ने में एक इंटरेस्ट जगा रहे। अब हम डायरेक्ट अनुच्छेद से स्टार्ट करते, संविधान के बारे में, पॉलिटी के बारे में नहीं बताते तो ये भी सही नहीं होता, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बस, मेरा उद्देश्य है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में एक होलिस्टिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और जो कि आपका व्यवहार और साथ ही साथ सैद्धांतिक रूप से भी क्रियान्वयन होना चाहिए। कहने का मतलब व्यवहारिक रूप से कि आप पॉलिटी के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में जानें, और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन कर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को हल करें, ठीक। अब देखिए, सबसे क्या है कि संविधान जहां खत्म हो जाती है तो उसके लास्ट में अनुसूची दी गई, यानी शेड्यूल दी गई है। तो शेड्यूल, जो आप किताब भी देखिएगा तो किताब के सबसे लास्ट में देखिएगा वहां पे भी शेड्यूल दिया जाता है। तो शेड्यूल में क्या है कि संविधान के अंत में दी गई विषयों की एक सूची है, ठीक है, विषयों की सूची है जो संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करती है। वो सूची ऐसा है जिसमें संविधान के सारे प्रावधान को निचोड़ के रख दिया गया है, और वहीं से संविधान के प्रावधानों की व्याख्या होती है। दिस इज कॉल्ड शेड्यूल, यानी कि अनुसूची कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान को किस पार्ट में, कैसे वर्गीकृत किया जाता है और कैसे हम लोग संविधान को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, संविधान को मेरे अनुसार इस टाइप से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि सबसे पहला पार्ट जो दर्शन है, 1/3 पार्ट दर्शन के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद जो हाफ पार्ट है वो सरकार के गठन का, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो विविध के रूप में देख सकते हैं। मतलब इस टाइप से संविधान का वर्गीकरण किया जा सकता है, और इसका इसी रूप से स्टडी किया जा सकता है। देखिए, दर्शन क्या होता है, मतलब कि जो भी संविधान निर्माता थे उनकी जो भावनाएं थी, इसका मूल दर्शन यही हो सकता है कि जो उनकी भावनाएं थी वो भावनाएं जनता के अनुरूप हो और आने वाले समय में उसकी प्रासंगिकता बना रहे। तो दर्शन में हम देखते हैं मुख्यतः किस किस को रखा जाता है, प्रियम्बल को रखा जाता है, इनकी प्रस्तावना जिसको कहते हैं, मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार को रखा जाता है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड मौलिक कर्तव्य को रखा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे, अगर इन चारों टॉपिक को देखा जाए तो ये पूरे जो है दर्शन के पार्ट होते हैं संविधान के, और ये पूरे संविधान के 1/3 पार्ट इन्हीं से बना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये छोटा छोटा चीज है, इसको जान लेने से क्या होगा कि आपको एक, मतलब कि विषय वस्तु को एक चीजों में बांध के रखना, उसके बाद उसी के अनुसार स्टडी करने से क्या होता है कि आपके विषय वस्तु पे एक अच्छा कमांड बनता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए इसको हम ऐसे वर्गीकृत किए हैं, और इसी के अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो इसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना है। तो ये दर्शन का पार्ट हो गया, जिसमें क्या है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज की नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़ा है, पहले ये नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे, ये सब हम बताएंगे, ए टू जेड प्रस्तावना भी पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार भी पढ़ाएंगे, राज की नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएंगे। कोशिश मेरा ऐसा रहेगा कि पॉलिटी आप लोग को ऐसा पढ़ाएं विद कॉन्सेप्ट, और ताकि रटना कम पड़े और आप लोग को एक ऐसा मतलब कि कंक्रीट कॉन्सेप्ट मिले जिससे आप इसका नॉलेज भी आपका एनहांस हो और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो सरकार का गठन है वो आधा पार्ट, अगर संविधान के पार्ट वाइज बांट के देखते हैं तो आधे पार्ट में ये सरकार का गठन की बात की गई है, जिसमें सरकार का गठन किससे होता है। सरकार के गठन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान विधायिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका का भी होता है, बट सरकार का गठन विधायिका और कार्यपालिका से ही हो जाता है। न्यायपालिका एक अलग स्वतंत्र बॉडी के रूप में है, लेकिन वो सरकार में ही आता है। ठीक, अब हम देखते हैं तो विधायिका जो होता है, विधायिका का मेन काम क्या होता है, कानून बनाना। विधायिका मतलब समझ रहे हैं ना, जो विधि का निर्माण करता हो, जैसे संसद, केंद्र में संसद है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और राज्य में देखा जाए तो जिस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल है वहां पे विधान परिषद और विधानसभा होते हैं, और जिस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं होते हैं वहां पे सिर्फ विधानसभा होते हैं। खैर हम इन चीजों का आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ एक मोटा मोटी आउटलाइन आप लोग को हम दे देते हैं। तो ये विधायिका जो होती है मेनली क्या करती है, कानून बनाती है। कोई भी कानून हो, संविधान में संशोधन हो, ये सब सारी प्रक्रियाएं कहाँ होती है, विधायिका में होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका जो है, जो विधायिका कानून बनाया उसी कानून को लागू करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना किसका काम है, विधायिका का, कार्यपालिका का काम है। ठीक है, और न्यायपालिका जो होता है न्याय करता है, मतलब ठीक है, ये सब एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में इसको रखा गया है, ये न्याय करता है। ये इन दोनों से मतलब ठीक है सामंजस्य बैठा के चलना है, बट ये विधायक और कार्यपालिका एक दूसरे से पे आश्रित होते हैं, बट न्यायपालिका इन पे आश्रित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मूल चीज यही समझना है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं विधायिका। विधायिका को भी दो भागों में हम बांट के देखते हैं, केंद्र के रूप में और राज्य के रूप में। चूंकि भारत किस प्रकार का देश है, भारत एक संघीय देश है। ठीक है, यहाँ केंद्र में केंद्र सरकार है और राज्य में राज्य सरकार होती है। दोनों को अपने अपने शक्तियां प्रदान की गई है, दोनों अपने अपने शक्तियों के अनुसार काम करते हैं। ये क्यों हुआ, ये सब चर्चा होगी जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध वगैरह पढ़ेंगे। ये सारी चीजें की चर्चा होगी कि कोई भी एक बिंदु नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं आउटलाइन। इस आउटलाइन के आगे हम आगे देखते हैं। तो केंद्र में संसद होती है जो मुख्य विधायिका यानी कि कानून बनाने की संस्था होती है, जबकि राज्य में राज्य विधानमंडल होते हैं। ये राज्य में मुख्यतः कानून बनाने की संस्था मानी जाती है। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल के बारे में थोड़ा सा, यहाँ संसद के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संसद द्विसदनीय, चूंकि भारत में द्विसदनीय संसद का ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भी हम चर्चा करेंगे, सब चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे समझ लीजिए संसद जो है द्विसदनीय है। यहाँ पे जो उच्च सभा होती है उसे राज्यसभा कहा जाता है, और जो निम्न सभा होती है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है, वो लोकसभा कहलाता है। यही संसद होते हैं और यही मेनली कानून निर्माण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है, कौन, विधायिका में संसद। अब हम राज्य के रिस्पेक्ट में देखते हैं। राज्य के रिस्पेक्ट में अगर विधायिका को देखा जाए तो वैसे बहुत सारे इंडिया में कुछ करीब 7-8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे राज्य विधानमंडल यानी कि द्विसदनीय है। जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय कहने का मतलब जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होती है। यही जो है विधान परिषद और विधानसभा। और जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है वहां पे सिर्फ विधानसभा होती है, और केंद्र में ऐसा नहीं है। केंद्र में तो राज्यसभा और लोकसभा को होना ही होना है, लेकिन राज्य विधानमंडल में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद नहीं है, वहां पे सिर्फ विधानसभा ही है। वही कानून बनाने की संस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मोटा आउटलाइन आपको दे रहा हूं मैं, ताकि आप संविधान का जब हम लोग वर्णन करें तो किस रूप में किया जा सकता है और संविधान का स्टडी किस रूप में किया जा सकता है, ये यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। ये जस्ट एक डेमो क्लास है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको आना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं कार्यपालिका के बाद। कार्यपालिका ये जो कानून बनाती है विधायिका, इसी कानून को ये इंप्लीमेंट करता है, यानी कि इस कानून को लागू करने का दायित्व किसको है, कार्यपालिका के हाथों में दिया गया है। अब कार्यपालिका भी दो तरह की कार्यपालिका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया में दो तरह की कार्यपालिका काम करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा हो गया प्रशासनिक कार्यपालिका। अब देखिए राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है, जो सरकार, चूंकि हम लोग सरकार का गठन देख रहे हैं, तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसी के द्वारा मुख्यतः सरकार का गठन किया जाता है। ये विधान
विधायिका का ही सदस्य होते हैं जिनके द्वारा कार्यपालिका का राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। ये अस्थायी प्रकार के होते हैं। मतलब कि कहा जाता है, मतलब कि ऐसे समझिए कि मान लिया कि कोई दल है, तो दल है तो वो जीतता है, अगर उसको मेजोरिटी आती है तो दल जीतता है, तो वो तो विधायिका का पार्ट हो गया कि लोकसभा में या विधानसभा में जीत के वो पहुंचा, विधायिका का पार्ट हो गया एज ए सांसद, एज ए MLA, ठीक है। लेकिन जब उसी पार्टी के दल को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है, उसे बहुमत मिलती है, तब उसी पार्टी का सरकार बनता है, ठीक है। तो सरकार में बहुत सारे लोग मंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री इत्यादि का निर्माण का गठन किया जाता है। तो ये जो कार्यपालिका जो होती है विधायिका पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी कार्यपालिका, इसी विधायिका के एक पार्ट के रूप में राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है, जिस दल को विशेष मतलब कि बहुमत दिया जाता है निर्वाचन में, और उसके द्वारा एक अस्थायी कार्यपालिका का गठन किया जाता है जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद जो है वो कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, यहाँ विधायिका में कानून बनवाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने का दायित्व किसको दिया गया है? कार्यपालिका को दिया गया है। कार्यपालिका को दिया गया है कानून, राजनीतिक कार्यपालिका को। अब दूसरा हम देखते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका का दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये प्रशासनिक कार्यपालिका होता है। प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यपालिका होता है जो अस्थायी होता है। ये अस्थायी मतलब कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही को इसमें अस्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका यानी अस्थायी में इसको इंक्लूड किया जाता है। जितने भी नौकरशाही हैं यानी कि टॉप कैबिनेट सचिव से लेकर नीचे तक जो भी विधायिका द्वारा बनाई गई जो कानून है, जो नियम है, जो विधान है, उसको लागू करवाने का जिम्मेवारी जिसपे होता है वो प्रशासनिक कार्यपालिका कहलाता है। इसके अंतर्गत नौकरशाही को लिया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ गए? तो कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो होता है विधायिका पे डिपेंडेंट होता है, विधायिका कार्यपालिका पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये कानून बनाता है, क्योंकि विधायिका के ही सदस्यों द्वारा जो पार्टी मतलब कि बहुमत में आती है उसी के द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है। तो इससे है कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज बहुत मतलब कि आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेवार होती है, ठीक है, विधायक के प्रति जिम्मेवार होती है। अब हम आते हैं न्यायपालिका। देखिए भारतीय संविधानविदों ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लिखा, तो उन्होंने मतलब कि कार्यपालिका विधायिका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया, संघीय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था, सब सारा जो टर्म हम बोल रहे हैं, सारा टर्म का एक एक चर्चा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सत्य मैं यहाँ पे आउटलाइन दे रहा हूँ, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। तो न्यायपालिका को भाई, चूंकि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश से, तो उस समय काफी मतलब कि संवैधानिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत सारे, मानवीय रूप से बहुत दिक्कतें थी, ठीक है। एक ऐसा देश के रूप में गरीब था, बेहाल था, सब कुछ मतलब कि तितर बितर थे। भारत पाक लड़ाई को भी झेल चुका था, बहुत सारे कंडीशंस मतलब इसके अनफेवरेबल थे। तो संविधानविदों ने जब संविधान का निर्माण जिस समय हो रहा था, उन्होंने सोचा कि अगर बाय द वे इन्हीं सब में इनको भी अटैच कर दिया जाएगा, न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनमानस होंगे उनको काफी प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसी सरकार बन गई जो निरंकुश हो गई, यानी अपनी लोकतांत्रिक बहुमत का अगर दुरुपयोग करने लगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए न्यायपालिका को इन्होंने एक अलग मतलब कि सरकार के गठन में ही है, बट इनको स्वतंत्रता काफी व्यापक रूप से दे दिया गया ताकि ये इन दोनों को मॉनिटर कर सके, ठीक है। कोई ऐसा नियम ये लोग नहीं बनाए जिससे कि मतलब कि काफी अराजकता की स्थिति फैल जाए। इसलिए न्यायपालिका को ऐसा पावर दिया गया कि ये संसद द्वारा बनाए गए वैसे कानून जो कि कानून सम्मत ना हो, संविधान सम्मत ना हो, उनको भी रिव्यू करने का अधिकार दिया गया। तो इसके लिए इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, ठीक है। तो इसका गठन जो किया गया है वो सबसे टॉप स्तर पे उच्चतम न्यायालय, दूसरे मतलब ये स्टेट के स्तर पे, अगर राज्य के स्तर पे देखा जाए तो उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पे जिला न्यायालय, म्युनिसिपल स्तर और अन्य भी है म्युनिसिपल स्तर पे जो लोअर कोर्ट्स वगैरह होते हैं, सब इसी के क्रोनोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यायपालिका, ये सरकार का गठन हो गया। ये इतना जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है, ये पूरे संविधान का आधा पार्ट माना जाता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं विविध, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो विविध आता है। तो विविध में मुख्यतः नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, पंचायत, नगरपालिका, निर्वाचन और भी जितने पार्ट हैं, काफी मतलब की है, CAG वगैरह जितने भी चीज हैं वो सारे इसी में पढ़ना है। लोक सेवा आयोग जितने भी होते हैं सारे विविध में ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप लोग को एक संविधान का वर्णन किया गया है, एक आउटलाइन दिया गया है, और इसी के अनुरूप हम लोग
पॉलिटी के क्लास को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कुछ और टर्म, एक क्लास और लगेगा, कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, जो टर्म्स हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार का बहुमत के बारे में, कौन सा साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, और भी कुछ टर्म है। वो टर्म मैं एक बार क्लियर कर लूंगा, उसके बाद मैं पॉलिटी का क्लास आगे प्रोसीड करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। जय हिंद।